अब पढ़ेंगे सरकार द्वारा राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन। सरकार द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन। संवैधानिक रूप से क्रियान्वयन। अनुच्छेद 40 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 के तहत भाग 9 अनुच्छेद 243 243A 243O तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। मतलब अनुच्छेद 40 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 के तहत भाग 9 में अनुच्छेद 243A 243O तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में कि अनुच्छेद 45 जो आर्टिकल 45 है उसमें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। मतलब अनुच्छेद 45 है 45 उसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 21A में जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में। वैधानिक रूप से क्रियान्वयन पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 कह रहा है बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986 2006 और 2016। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है कि बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986 2006 और 2016। वो आर्टिकल 29A क्या कह रहा है 29A विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 1987 के तहत लोक अदालत का गठन। मतलब 39A में जो जोड़ा गया 39A आर्टिकल 39A विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत का गठन किया गया। लोक अदालत का गठन आर्टिकल 39A में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत का गठन किया गया। आर्टिकल 42 मतलब अनुच्छेद 42 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है अनुच्छेद 42 कह रहा है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 संशोधन 2017 द्वारा प्रसूति अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। आर्टिकल 42 कह रहा है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 उसे संशोधन करके 2017 में संशोधन किया गया। संशोधन द्वारा प्रसूति अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। 26 सप्ताह किया गया 26 सप्ताह। तो अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मतलब आर्टिकल 43 कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसको मनरेगा बोलते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 SC/ST एक्ट 1989 1989 संशोधन कर 2015-2018। आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में का अनुच्छेद 47 के कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अनुच्छेद 48 ये कह रहा है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आर्टिकल 48 ये कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और आर्टिकल 49 क्या कह रहा है प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1951। प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम 1951 1951। संविधानोत्तर रूप में क्रियान्वयन।
संविधानेतर रूप से क्रियान्वयन। 39 आर्टिकल 39 कह रहा है कि आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग का गठन। आर्टिकल 39 39 आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग का गठन। 41 कह रहा है वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था पेंशन, आयकर में छूट। आर्टिकल 41 कह रहा है वृद्धाश्रम, वृद्धावस्था पेंशन, आयकर में छूट। 47 कह रहा है शराब पर रोक लगाना। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य गारंटी, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम NRHM NUHM योजना चलाई गई है। सरकार पर रोक लगाना, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम। 48 कह रहा है गाय के वध पर रोक लगाना। आर्टिकल 48 कह रहा है गायों के वध पर रोक लगाना। और आर्टिकल 51 कह रहा है देश की विदेश नीति, गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील नीति। आर्टिकल 51 कह रहा है देश की विदेश नीति, गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील नीति। संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए DPSP, संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए DPSP। आय की असमानताओं को कम करना, आय की असमानताओं को कम करना। अनुच्छेद 38A, आर्टिकल 38A कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। आय की असमानताओं को कम करना 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 38A। आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है? बालकों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर प्रदान करना तथा उनकी शोषण की सुरक्षा करना। 39A अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी। 43A कह रहा है उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी। 48A कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी। अनुच्छेद 43 कह रहा है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 97 संविधान संशोधन 2011 97 में संविधान संशोधन 2011 बोला है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 कह रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से जोड़े गए हैं? 39 बालकों के स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर प्रदान करना तथा उनकी शोषण से सुरक्षा करना। ये 39 में आर्टिकल 39। फिर 39A 39A उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। 43A क्या कह रहा है? उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी। उद्योग के प्रबंध में कार्मिकों की भागीदारी। 48A कह रहा है पर्यावरण संरक्षण संबंधी। 48A। 43 कह रहा है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 97 में संविधान संशोधन 2011। अब पढ़ें मौलिक अधिकारों तथा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। मौलिक अधिकारों तथा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। भारत की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन दोनों के मध्य अंतर निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है स्रोत। ये USA के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिए गए। निलंबन क्या होता है? पॉइंट 2 में इनको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत मार्शल लॉ 334 के तहत निलंबित
निलंबित किया जा सकता है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। जो मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 और 34 मार्शल लॉ के समय निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर। और ये क्या कह रहा है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते हैं। परिवर्तनीय, पॉइंट 3 कह रहा है परिवर्तनीय, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत क्या कह रहा है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता है। निर्बंधन, पॉइंट 4 है निर्बंधन, देश की एकता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में इन पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, इन पर निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते हैं। पॉइंट 4 है निर्बंधन, मौलिक अधिकार क्या कह रहा है कि देश की एकता, अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में इन पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत है इन पर निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते। पॉइंट 5 कह रहा है कि कानून नैतिकता, यह मौलिक अधिकार क्या कह रहा है, यह कानूनी महत्व के होते हैं, इसलिए इन्हें लागू कराने के लिए सरकार बाध्य है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में यह नैतिक महत्व के होते हैं, सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि उन्हें लागू करे। नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है कि यह नैतिक महत्व के होते हैं, ये क्या है, नैतिक महत्व के होते हैं, सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह इन्हें लागू करे। छठा पॉइंट क्या है, प्रकृति, मौलिक अधिकार क्या कह रहा है, इनकी प्रकृति सकारात्मक है तथा इनकी प्रकृति नकारात्मक तथा सकारात्मक है। प्रकृति, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक तथा सकारात्मक, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है। इनकी जो प्रकृति है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति सकारात्मक है। पॉइंट 7 क्या कह रहा है, यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है कि ये सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। 8वां पॉइंट है विधान की आवश्यकता, मौलिक अधिकार क्या कह रहा है, इनको लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं होती है। नीति निर्देशक सिद्धांत को इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, मतलब कानून कानून वगैरह की आवश्यकता होती है, विधेयक की। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। उपरोक्त असमानताओं के बावजूद मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही नागरिकों के प्रति राज्य के महत्वपूर्ण दायित्व हैं, इसलिए दोनों पूरक हैं। इसलिए इसी संदर्भ में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि दोनों में से एक दूसरे पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। दोनों समान हैं, दोनों के मध्य सामंजस्य तथा संतुलन भारतीय संविधान के मूलाधार है। क्या कह रहा है कि उपरोक्त असमानताओं के बावजूद मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही नागरिकों के प्रति राज्य के महत्वपूर्ण दायित्व हैं, इसलिए दोनों पूरक हैं। इसलिए इसी संदर्भ में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय दोनों में से एक दूसरे पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। दोनों समान हैं, दोनों के मध्य सामंजस्य तथा संतुलन भारतीय संविधान का मूलाधार है। दोनों में समानताएं क्या है, पॉइंट 1 है,
दोनों की नागरिकता के प्रति सरकार के कर्तव्य हैं। दोनों में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। दोनों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के मूल आत्मा कहा है। हेडिंग: राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस कथन का व्याख्या कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उपबंधित हैं तथा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, जो संविधान के भाग 4, 36 से 51 में उपबंधित हैं तथा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बता रहे हैं कि सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र में क्या है? अशक्त, असहाय तथा निराश्रित लोगों को लोक सहायता उपलब्ध कराना। आर्टिकल 41 कह रहा है कि अशक्त, असहाय तथा निराश्रित लोगों को लोक सहायता उपलब्ध कराना। 41 वृद्धावस्था पेंशन के तहत, वृद्धावस्था पेंशन के तहत। आर्टिकल 41। और आर्थिक नियोजन पॉइंट 1 क्या कह रहा है? आर्थिक नियोजन आर्थिक लोकतंत्र का आय की असमानताएं, आय की असमानताओं को कम करना। आर्टिकल 38 कह रहा है कि आय की असमानताओं को कम करना। आर्थिक लोकतंत्र। अब क्या? सामाजिक लोकतंत्र पॉइंट नंबर 2, महिलाओं की प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। आर्टिकल 42। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश। आर्थिक लोकतंत्र में सेकंड पॉइंट है सामाजिक संपत्ति का अहितकार संकीर्ण रोकना। अनुच्छेद 39। आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग के तहत जो आर्थिक लोकतंत्र का सेकंड पॉइंट है वो सार्वजनिक संपत्ति का अहितकारी केंद्रण रोकना। अनुच्छेद 39। आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग के तहत। अब सामाजिक लोकतंत्र में पॉइंट 3, सामाजिक लोकतंत्र का पॉइंट 3 कह रहा है कि SC/ST के हित का संरक्षण। आर्टिकल 46। SC/ST अधिनियम 1989 के तहत। आर्थिक लोकतंत्र का थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 49। फिर सामाजिक लोकतंत्र पॉइंट 4 कह रहा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार। 47। आर्टिकल 47 कह रहा है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार। आर्टिकल 47। आर्थिक स्वतंत्रता क्या कह रहा है? सामाजिक लोकतंत्र था। आर्थिक लोकतंत्र क्या है? कर्मकारों के लिए काम तथा निर्वैध मजदूरी प्रदान करना। आर्टिकल 43 मनरेगा के तहत। सामाजिक लोकतंत्र फोर्थ पॉइंट में है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आयुष्मान भारत योजना के तहत फोर्थ पॉइंट में कह रहा है सामाजिक लोकतंत्र में। आर्थिक लोकतंत्र में कर्मकारों के लिए काम तथा निर्वैध मजदूरी प्रदान करना। 43 में मनरेगा के तहत। उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि डीपीएसपी देश में सामाजिक
तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डीपीएसपी जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो आज नहीं पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट अगले दिन पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।